मिशन 28 भाजपा के लिए जब किसी चुनौती से कम नहीं थे, तब कुछ चेहरों पर भाजपा की नज़र थी कि आखिर उन इस चुनाव में क्या किरदार निभाने वाले हैं। उनमें से एक चर्चित नाम था जयभान सिंह पवैया, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। सर जी, DNN के विशेष कार्यक्रम सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। सर, ये उपचुनाव मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, लेकिन पूरा फोकस ग्वालियर चंबल पर, और ग्वालियर चंबल की राजनीति में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता सर। इस बार तो सर महल और महल विरोधी सब एक साथ थे सर। ये चुनाव परिणाम किस ओर इशारा कर रहे हैं? भाजपा की अगर इंटरनल पॉलिटिक्स को देखा जाए, जीत तो आपकी और बधाई भी आपको। देखिए, बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम था। कांग्रेस का विखंडन हुआ, बहुत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए। तो इसमें क्या शक है कि जो परिणाम आए हैं उन पर इस चीज़ का भी असर दिखा है। कांग्रेस तो कंगाल दिखाई दी मुझे चुनाव में इस मामले में कि पोलिंग एजेंट जो राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली न ढूंढ पाए। दरिद्र हो गई कार्यकर्ता से ग्वालियर चंबल रीजन में। तो निश्चित रूप से हमारी ताकत में इजाफा हुआ और हमारी जीत में आपको अंतर भी दिखाई दे रहा हो। मतलब वही बात है जो यहाँ पर इसी बीजेपी कार्यालय में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जी ने कहा था कि हम 1 और 1 11। तो ये 1 और 11 साबित हुए हैं। नहीं, मैं पूरे चुनाव और चुनाव परिणाम को इस पर केंद्रित नहीं करना चाहूँगा। मैंने आपकी उस बात के संदर्भ में कहा कि शक्ति का इजाफा तो होता है, लेकिन मैं सारे परिणाम को इसमें नहीं समेटना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की नारायणी सेना के पसीने का परिणाम है ये विजय। उसके बाद में सब बातें हैं। अगर महाराज की बात की जाए तो अगर मोदी, शाह और नड्डा ने उन्हें दिल्ली में गले लगाया, शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, विष्णुदत्त शर्मा ने अगर मध्य प्रदेश में गले लगाया, तो ग्वालियर, चंबल और प्रदेश के दूसरे कार्यकर्ता जो बूथ पर तैनात होता था बीजेपी का, माने की परिणाम बता रहे कि उसने भी दिल से लगा लिया। राकेश जी, मैं क्षमा चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को आप इस नजरिए से कतई मत देखिएगा। ये व्यक्तित्वों के आधार पर चलने वाला संगठन नहीं है। ये व्यक्ति प्रधान संगठन नहीं है, विचार प्रधान संगठन है। ये कार्यकर्ता प्रधान संगठन है। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पूंजी कार्यकर्ता होती है। और इसलिए जैसे मैं कार्यकर्ता हूँ, वैसे ही शिवराज जी कार्यकर्ता हैं, सिंधिया जी हमारे परिवार में आए हैं, वो भी कार्यकर्ता बन रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं इन चीज़ों को केंद्रित नहीं करता हूँ। 2008 में भी प्रदेश में ग्वालियर चंबल रीजन में हमको बढ़त मिली थी, विजय मिली थी। 2013 के परिणाम आप देख सकते हैं। जहां हम 18 में ग्वालियर चंबल में थे, वहां कांग्रेस 2013 में थी उन आंकड़ों पर। तो आप इस पर मत समेटिएगा। नहीं, लेकिन ये भी तो सच है ना सर कि पिछले चुनाव में 2018 में अगर आपकी सरकार कुछ सीटों से दूर रह गई थी, तो उसकी अंत में ग्वालियर चंबल के परिणाम ही थे। देखिए, चुनाव में कुछ घटनाओं के कारण ग्वालियर में हिंसक दंगा हुआ, जातीय दंगा हुआ, हत्या हुई और पूरे ग्वालियर चंबल रीजन में जातिवाद और जातीय दंगे की लपटें चल रही थी। एक जुमले को लेकर घर घर तक दुष्प्रचार हुआ मुख्यमंत्री जी के बारे में। अवर्ण भी हमारे हाथ से छिटक गया, हमारा परंपरागत वोट घरों में बैठ गया, सवर्ण वोटर भी हमारा बैठ गया। और इसलिए सामाजिक आधार पर बहुत बड़ा घाटा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। उसका परिणाम है 2018। वो जो एक समाज विशेष का आंदोलन था, वो एक कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट थे, वो चुनाव में दिखे थे। लेकिन इस बार सर जो बात है, ग्वालियर और चंबल को बांटा जाए, तो उसको किस तरह से देखेंगे सर? कुछ हार ग्वालियर में भी हुई है और कुछ
चंबल में भी हुई है। ग्वालियर चंबल की सारी सीटें कांग्रेस की थीं जिन पर उपचुनाव हुए हैं। जितनी सीटें हमको मिली हैं वो हमने कांग्रेस से छीनी हैं और जितनी सीटों का घाटा हुआ है कांग्रेस को हुआ है। आप हमारी उपलब्धि के रूप में देखिएगा जी। कि हमने अपने आंकड़े कितने बढ़ाए हैं। ये सवाल कांग्रेस के लिए बनता है कि वो अपनी सीटें क्यों नहीं बचा पाई। अगर आपकी बात माने पवैया जी, तो कांग्रेस का न सिर्फ कार्यकर्ता, उनके नेता, बल्कि कांग्रेस का समर्थन करने वाले भी बीजेपी को समर्थन मिला है और यही कारण है कि कांग्रेस की सीटें अब वो बीजेपी में परिवर्तित हो गई। लेकिन अगर मुरैना को देखा जाए या आपके प्रॉपर ग्वालियर की बात की जाए, मुन्ना लाल गोयल वाली सीट, कुछ अंदेशा था। आपकी सीट पर तो आप और प्रद्युम्न सिंह तोमर दोनों एक साथ वोट मांग रहे थे और जब वोट मांग रहे तो लगा कि ये उदाहरण है इस भाजपा के लिए, अगर पवैया और प्रद्युम्न सिंह एक साथ जनता के बीच जा सकते हैं तो फिर पूरे प्रदेश के लिए संदेश साफ है कि अब आप हमारे उसमें आ गए हैं दल में, तो दिल तो मिल ही गए। देखिए, मैं किसी मीडिया के किंतु और परंतु या डर के कारण ऐसा मैंने किया, ऐसा नहीं है भैया। मैं मीडिया की बातें नहीं कर रहा हूँ, नहीं। दिल मिलने की बात कर रहा हूँ। कोई ये सोचे कि मैंने कोई प्रदर्शन किया एकता का। देखिए, मैं आइडियोलॉजी के लिए अपना जीवन जीता हूँ। मेरा समर्पण एक विचारधारा के लिए हुआ है और मैं जीवन में ऐसा कोई स्वप्न में भी कृत्य नहीं कर सकता जिससे मेरे विचार को कोई ठेस लगे। इसलिए बड़ा ये स्वाभाविक बात थी जो हमने किया है। वो मतलब स्वाभाविक थी, विचारधारा की बात थी। लेकिन लग रहा है सर कि जो लोग आए हैं वो अब कार्यकर्ता तो उनको आपने मान लिया है, विचारधारा को लेकर के अभी उनके सामने चुनौती है या समय लगेगा समझने में, या फिर मान लिया जाए कि अब दिल मिले हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है। क्योंकि अभी आप जिस बैठक से निकले हैं मंडल स्तर पर फिर सम्मेलन होने जा रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर होने जा रहे हैं और वो बीजेपी की रीति नीति है। लेकिन ऐसे में जब एक बड़ा धड़ा कांग्रेस का आपके साथ आ गया है तो इन सम्मेलनों का भी महत्व बढ़ जाता है जो शुरू होने वाले हैं। बेशक आपने कहा कि जो हमारे नए मित्र हैं, देखिए, आप ग्वालियर मुरैना भिंड कहीं सुबह जाएंगे तो दौड़ लगाते हुए नौजवान मिलते हैं। कोई पूछता है कि दौड़ क्यों लगा रहे हो, बोले फौज में भर्ती होना है। फौज में भर्ती क्यों होना है? नौकरी करनी है। फौज में भर्ती नौकरी के लिए होने वाला जब सैनिक बनता है और जो घुट्टी पिलाई जाती है देशभक्ति की और देश के लिए जीने की, तो वही नौकरी के लिए जाने वाला नौजवान भारत के लिए जीने और मरने वाला बन जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है ना, कारण कुछ भी रहे हों लोगों के आने के, उसको मत देखिएगा। ये राजनीति है, कारण तो होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर उसकी संस्कृति में अपने आप को ढालना ये बड़ा स्वाभाविक हो जाएगा। आप देखिएगा। बहुत आसान मान रहे हैं आपके, स्वाभाविक मान रहे हैं। हम तो हमें लगता है अभी बड़ी ये समस्या आसान, ये एक जो दुनिया उन्हें नई दिखाई दे रही है उसका बड़ा सुखद अनुभव उनको हो रहा है। मैंने कई प्रत्याशियों से बात की है, वो कहते हैं कि हम कांग्रेस में कल्पना नहीं कर सकते थे, ऐसा परिवार हमको मिला है। वहाँ तो कोई किसी का धनी ढोनी नहीं था, प्रत्याशी को उसके भाग्य पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। खुद महाराज ने कहा है, शिवराज ज्योतिरादित्य ने कहा है कि भाजपा में तो चुनाव संगठन लड़ता है, हम तो कार्यकर्ता हैं, पीछे खड़े हो गए, जो कर सके किया। ये जीत तो संगठन की है। ठीक है, इस सत्य को मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन पवैया जी, जब ये सब कुछ हो रहा था, घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था, उस वक्त आपके दिलो दिमाग में जो बात आ रही थी, अब कुछ आपको भी ऐसा लगा है कि जो होगा वो अच्छा होगा, अंत भला तो सब भला? उस वक्त तो कुछ सवाल थे। इसी कार्यालय में आके आपने पार्टी फोरम पर अपनी बात को रखा, कोई नकारात्मक नहीं, कुछ अपेक्षाओं के साथ, जिस विचारधारा की राजनीति आप करते हैं। तो अब और उस वक्त के विचार, अब पवैया जी को लग रहा है कि अंत भला तो सब भला, अब आ गए हैं तो अपने हैं और गले मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं अपने घाटे बाड़े के लिए राजनीति में नहीं हूँ भैया। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, भाजपा के भविष्य के लिए। भाजपा का भविष्य तो उज्जवल ही उज्जवल है और भारतीय जनता पार्टी इतना छोटा संगठन नहीं है कि कोई दो नेता के आने और जाने से इस पार्टी का समुद्र सूख जाता है। उसकी चिंता मत करिए आप। अब जहाँ तक मेरा स्वयं का प्रश्न है, तो मेरा मन कभी प्रभावित नहीं हुआ उस घटनाक्रम से। मैंने स्वागत किया उस समय भी।
लेकिन मैंने अपनी बात कहकर स्वागत किया। मुझे खुशी इस बात की है कि केसरिया उनके हाथ में भी होगा और दोनों मिलकर जय श्री राम बोलेंगे। और भैया जी, आप वो चेहरा हैं जो हिंदुत्व को, जब आपका चेहरा सामने आता तो भाजपा में हिंदुत्व के पैरोकारों के गिने चुने चेहरों में आप हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ भाजपा बदली है, आप नहीं बदले हैं। उसूलों सिद्धांतों की राजनीति आपने जमकर की है, लेकिन बात यही है कि ये सब कुछ ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हो रहा है। मैं ये सामने आप देखेंगे गुलजार, हम चाहेंगे सर, ये 3 मूर्तियां हैं सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता जी। राजमाता जी के लिए सभी लोग ये कहते हैं सर, महाराज भी आए तो उन्होंने कहा कि हम राजमाता के वंशज हैं। तो इसको किस रूप में लिया जाए सर? क्या अगर वंशज हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर उनके सिद्धांत विचारधारा के लिए अभी बहुत कुछ सीखना समझना वो जरूरी भी है? नहीं, आप देखिए, मुझसे आप जो सवाल कर रहे हैं वो मुझसे क्यों कर रहे हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। किसी परिवार के बारे में, राजमाता के प्रति तो आपकी निष्ठा रही है ना? राजमाता जी के बारे में आप कहेंगे तो कितने लोगों को पता है जी कि उनके जीवन का पहला सार्वजनिक जन्मोत्सव मैंने अपने गांव चिनौर में ले जाकर उन्हें 1987 में मनाया, 10,000 लोगों की उपस्थिति में। उस वक्त 1987 उसमें कैलाश जी जोशी भी गए हुए थे, कप्तान सिंह जी सोलंकी भी थे, रितंभरा जी मैंने बुलाई थी, उमा जी भी आई थी। लोगों को पता नहीं है, लोगों को केवल इतना पता है कि मैं महल विरोधी हूँ। कुछ लोगों से चुनाव लड़ा इस कारण। देखिए, राजमाता जी से मेरा जो संबंध रहा, जो भी अनुराग रहा, वो हिंदुत्व के लिए समर्पित एक मात्र शक्ति के रूप में मैंने उनको देखा था। मेरी श्रद्धा इस कारण नहीं रही कि वो किसी बड़े मकान में रहती हैं या मैं किसी आभा के कारण आकर्षित हुआ पैसे की। उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व की धारा में विलीन कर दिया था, अपने व्यक्तित्व को। यहाँ पर सोच मिल गई। अयोध्या आंदोलन से लेकर गौ रक्षा के आंदोलन तक मैं उनका सही यात्री रहा। मेरी और राजमाता जी की कम से कम 60 संयुक्त धर्म सभाएं ग्वालियर चंबल रीजन में उन दिनों होती थी, जिसमें वो मुख्य अतिथि, मैं मुख्य वक्ता होता था, एक संत हमारे साथ होता था। हम दोनों बिना एसी के थिएटर से बैठकर निकलते थे दौरे में, दिनों दिनों तक यात्राएं की। और इसलिए लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि मेरा किसी सरनेम के साथ, किसी वंश का होने के कारण, किसी मकान में रहने के कारण किसी से द्वेष नहीं है, लड़ाई नहीं थी। मेरी लड़ाई बहुत सैद्धांतिक थी, सैद्धांतिक रही, वैचारिक रही। एक नया विचार मैंने दिया था 98 में, जब मैं स्वर्गीय श्रद्धेय माधवराव जी सिंधिया के साथ पहला इलेक्शन अटल जी और ठाकरे जी ने मुझे लड़ाया। तो थी उपनिवेश काल की कोई शब्दावली, आज इस युग में नहीं चलनी चाहिए, जिसको आप कैमरे पर बार बार मुझसे बोल रहे हैं, उन शब्दों की। तो वो एक वैचारिक उस समय का संघर्ष था, और वो इस कारण भी था क्योंकि मैं उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा तो चुनाव के मुद्दे होते हैं, और मुद्दे अटल जी और ठाकरे जी के साथ बैठकर तय किए। अब इसको व्यक्तिगत शत्रुता कोई मानने लगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हमारे बीच ऐसा नहीं है। मैं ज्योतिरादित्य जी को बहुत प्रतिभाशाली नेता मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि उनकी जो ग्राह्य क्षमता है, पिकअप है, ये बहुत शार्प है, मजबूत है। और उन दिनों घर में दुर्घटना जब उनके हुई, उसके बाद में राजनीति में इतनी जल्दी सब सीखना और आगे बढ़ना, इसकी तारीफ करूंगा। मतलब देर आए दुरुस्त आए ज्योतिरादित्य। नहीं, अब सारे सवाल आप एक वंश और एक व्यक्ति की नेता के बारे में। इस सवाल के बाद में राम मंदिर की ओर आगे बढ़ूंगा। नहीं, इस पर केंद्रित मत करिएगा। चलिए, मेरा एक छोटा सा सवाल। मीडिया को आइटम बॉय बन गया हूँ इस मुद्दे पर। तो जब भोपाल आता हूँ तो सिंधिया जी का क्या हुआ? ऐसा कुछ भैया, लेकिन एक सवाल फिर भी उनकी अपनी राजनीति में। सर, आपसे इजाजत लेकर, अब आपको पहले तो महल विरोधी कहा जाता था, अब तो मुझे लगता है कि ये सवाल ही खड़ा नहीं होता है। सैद्धांतिक तौर पे पूछ रहा हूँ सर। देखिए, ये विरोधी वगैरह इस तरह की बात नहीं है। मैं
एक एक शब्द आपका मायने रखता है सर। मैं देखिए, आपने मुझे बहुत देखा परखा है। बिल्कुल सर। मैं ये सिद्धांत तो कपड़ों की तरह कभी बदलना सीखता नहीं, सीखा ही नहीं। इसलिए सिद्धांत अपरिवर्तनीय होते हैं, कार्यक्रम बदल जाते हैं। चलिए, मैं उस क्षेत्र, उस महल और उस खानदान से हटकर भाजपा कैसे बदल रही है सर, तेजी से बदल रही है, ये बदलाव रास आ रहा है आप जैसे पुरानी पीढ़ी के सिद्धांत की राजनीति करने वाले नेताओं को। कभी एक जमाना था जब अटल जी ने एक वोट के कारण इस्तीफा दे दिया था और अब सरकार बचाने के लिए चुनाव की झड़ी लग जाती है, इस्तीफे दिलवाए जाते हैं और आरोप लगता है कि गद्दार है। नहीं, आप इस घटना से अगर जोड़कर पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब दूसरा होगा जी। और आप मूल्य और सिद्धांतों को लेकर दो अलग अलग सवाल है सर। जनरल प्रश्न करेंगे तो मैं जवाब मेरा चलिए, अलग दोनों होगा। को अलग अलग बांटते हैं इस सर। समय हाँ। जो मध्य प्रदेश में हुआ, हाँ। वो कांग्रेस के भीतर एक ज्वालामुखी का विस्फोट था। हम क्या करते उसमें? और अगर कांग्रेस से दूर होकर एक राजनीतिक ताकत भारतीय जनता पार्टी की दहलीज पर खड़ी है, तो राजनीति शास्त्र में सिद्धांत क्या पढ़ाया जाता है? राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता तक पहुंचना और सत्ता के द्वारा जनता की सेवा करना, समाज में परिवर्तन करना, यही तो परिभाषा है ना। तो इसमें हमारा क्या दोष है? अगर वो मुट्ठी भर विधायकों को नहीं संभाल पाए, वहां के मुखिया, तो ये निकम्मापन तो राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का और कमलनाथ जी का है, उसके हाईकमान का है। तो हमारे ऊपर दोष क्यों दिया जा रहा है? और जब हमारे दल में आए, हमने उनको स्वीकार किया। बहुत लंबा इतिहास है इस तरह का। तो राजमाता जी को स्वयं 66 में कांग्रेस से बगावत करके 67 में चुनाव हुए, आई थी। अनेकों व्यक्तित्व हैं। सुषमा जी स्वराज जो समाजवादी आंदोलन से निकली थी, हमारे लिए बहुत बड़ा एडिशन बनी, बहुत बड़ी विरासत रही, विरासत है आज हमारे लिए वो, उनका व्यक्तित्व। तो देश में तमाम उदाहरण हैं। मतलब भाजपा में जो दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जो कितना भी बड़ा विरोधी क्यों ना हो, लेकिन अगर भाजपा में आता है तो वो जो ऐसे ही है कि स्वच्छ हो जाता है। जैसे गंगा में, समुद्र में जाके सब मिल जाते तो सब एक हैं, गंगा में मिल गए तो सब शुद्ध हो जाते हैं। तो विरोधी विचारधारा का होता होगा ना भैया। और कोई विचारधारा जब आता है तो विचारधारा अंगीकार करके ही तो आता है। तो हम अपने दरवाजे कैसे बंद कर सकते हैं? आचरण व्यवहार में ये नजर आना चाहिए। नहीं, अपेक्षाएं तो होंगी। आप पूर्वाग्रह के कारण अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं राजनीति में क्या? एक मास ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारे दरवाजे तो खुले रहने ही चाहिए। सर, ये कह रहा हूँ कि जो बात दो भागों में बांटी थी, सिद्धांत और विचार, अब जो बीजेपी में बदलाव है, ये वक्त का तकाजा है। बदलती चुनौतियां, समय के साथ कुछ नई चुनौतियां, नई समस्याएं, जिसको आप दूसरे तरीके से कह रहे हैं। लेकिन फिर मैं वहीं जोड़ रहा हूँ कि एक सिद्धांत अटल जी ने भी एक नज़ीर पेश की थी, कहीं आपस में मिलती हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन जोड़ना तो पड़ेगा ना सर। पन्ने पलटेंगे तो अटल जी का चेहरा। ऐसा है, युद्ध और युद्ध के बाद का राज्य, ये दोनों में अंतर करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हो तो विजय हमारा अभीष्ट है, और फिर उस युद्ध में हमें 4 प्रकार से जो भी उपयोग करना पड़े करो, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं, एक अनुष्ठान का नाम है। आप कल्पना करिए, इस देश में इस विचारधारा वाली पार्टी नहीं होती तो देश के और टुकड़े होने देने के लिए रास्ते खुले होते, क्या हालत हो जाती। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक मिशन और एक ध्येय के लिए काम करने वाला दल है। उस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने या राज्य में लाने के लिए कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण थोड़ी होती हैं। इसका लाभ किसी परिवार को थोड़ी मिलना है, इसका लाभ तो मध्य प्रदेश को मिलना है, इसका लाभ देश को मिलना है। इसलिए समय काल के साथ में शैली बदलती है। आप कहें कि
त्रेता में जिन अस्त्रों से युद्ध होता था वही द्वापर में होना चाहिए, और द्वापर में धनुष बाण थे तो परमाणु विस्फोट अटल जी ने काय को किया। अगर हम भारतीय संस्कृति मानते हैं तो धनुष बाण गांडीव टांग के सैनिकों को भेज दो। देखिए, सभ्यताएं बदलती हैं, काम करने के तरीके बदलते हैं, मगर संस्कृति नहीं बदलती, वैल्यूज नहीं बदलती, हमारे मूल्य नहीं बदले हैं। हम देश के लिए राजनीति करते हैं, हम देश के लिए जीते हैं, ये मूल्य है, ये संस्कृति है। लेकिन अब युगों के साथ में परिवर्तन तो होते हैं। सब कुछ जायज है, अगर राजनीति है और उसका लक्ष्य सेवा भाव है, जनता की सेवा करना है, तो कुछ समझौते करना पड़ते हैं। अगर राष्ट्र है और राष्ट्र की सेवा है तो हम राष्ट्र को ताकतवर करने के लिए भाजपा को ताकतवर करते हैं। जो इस ध्येय के साथ काम करते हैं उनके मन में ये सब काम भी पवित्र ही दिखाई देंगे। जो पाप के लिए करते हैं उनको पाप दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश में सर शिवराज की स्वीकार्यता पर तो अब कोई सवाल न शायद पहले था न अब है, लेकिन दो राजदार महाराज और शिवराज, अब आगे जो 2023 का इलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं एक ताकत, फिर वही बात कि एक भाजपा को और मजबूती मिलेगी। आप कितनी बार मुझसे कहलवाएंगे, मैं कह चुका कि जब कोई नई ताकत आती है दल में तो ताकत में इजाफा होता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप में ही युद्ध लड़े जाते हैं, और उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिंधिया जी हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, उमा जी हैं, कैलाश जी हैं, है ना ये लोग। चलिए सर, अचानक आजकल जिन मुद्दों की और ध्यान आकर्षित किया जा रहा है उसमें लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा है सर। ये लव जिहाद का मध्य प्रदेश में 13, 14, 15 साल की भाजपा की सरकार रह चुकी है, ये इस वक्त ही क्यों एंट्री हुई है? क्या योगी सरकार की लाइन पर अब शिवराज सरकार आगे बढ़ रही है, या फिर एक कोई नेशनल एजेंडे की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए, देश में बहुत तेजी से इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, इसलिए भी मामला सामने आया, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं हो गई हैं। हम अपने प्रदेश में अपनी नाक के नीचे इस तरह की अमानवीय, इस तरह की घृणित कृत्यों को कैसे बर्दाश्त कर सकते? क्यों देखा जाए मजहब के नाम पर या देश में आबादी का संतुलन बिगाड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दारुले हरब से दारुले इस्लाम में तब्दील करना है दुनिया के इतने हिस्से को। उसके लिए हिंदुस्तान सबसे अच्छी प्रयोगशाला है। यहाँ सेकुलरिज्म का अफीम खिला दिया जाता है, देश में कोई कुछ नहीं बोलेगा, मानव अधिकार संगठन खड़े हो जाएंगे। इसलिए चलो भारत में करो लव जिहाद, भारत में करो धर्मांतरण का काम। ये बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है? ये इन सब चीज़ों का अंत आने का वक्त आ गया है। मैंने जो कानून की बात शिवराज जी कह रहे बनाया जाना चाहिए, अब सही समय है, देर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं समर्थक हूँ, बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। ये समय की जरूरत है और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अचानक सर आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है, 6 साल मोदी जी को भी हो गए हैं, शिवराज जी को भी, मैंने आपको कहा कि चौथा कार्यकाल है उनका। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश माने भाजपा को क्या, जो भाजपा और संघ की जो स्वदेशी की सोच थी उसको जोड़ के देखा जाए, या फिर अब ये कोरोना ने एक नई सोच को पैदा किया है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अब गांव की ओर रुख किया जाए? कोरोना के संकट का अवसर का सदुपयोग मोदी जी ने किया है और उन्होंने एक नई प्रेरणा देशवासियों में दी, आत्मनिर्भर भारत की। तो अगर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान मोदी जी कर रहे हैं तो भारत का मतलब क्या होता है? राज्यों को मिलाकर भारत बनता है। अगर आत्मनिर्भर भारत को बनाना है तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से तो हमको बनाना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी के आह्वान को प्रेरणा मानकर हमारे नवाचारी मुख्यमंत्री, जिनके प्रयोग भारत में लोग फॉलो करते हैं, वो योजनाएं हों, वो जो दूसरे कोई नवाचार हों, उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कंसेप्ट सामने रखा है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के जो संसाधन है, मध्य प्रदेश की जो ह्यूमन पावर है,
उसके आधार पर हम मध्य प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा आपकी गिनती संघ के खाटी कार्यकर्ता में होती है, नेता बाद में है। स्वदेशी की अवधारणा को लेकर के संघ एक दत्तोपंत ठेंगड़ी के टाइम पे एक बड़े आंदोलन चलते थे। अब कहीं वो नजर नहीं आते कि और जो पूंजी निवेश के नाम पर बाहरी दखलंदाजी बढ़ रही है कंपनियों की, वो अब मुझे लगता है कि ऐसा है किसी तानाशाह देश की तरह कोई फैसला ले लेना या नारे के रूप में कुछ कह देने से काम नहीं चलता है। संघ ने एक विचार दिया और उस जागरण का परिणाम भी निकला। बाबा रामदेव जी जो देश में प्रयोग कर रहे हैं उस तरह के प्रयोग दूसरे लोग भी कर रहे हैं। हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ के बहिष्कार की बात करते हैं तो हमें उसका विकल्प लोगों को देना पड़ता है, और ये विकल्प देने की शुरुआत देश में हो गई है उन प्रयोगों की। इसलिए हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम बिना चाइनीज सामान के भी अपने देश में खुशियां मना सकते हैं, अपने देश में उत्पादन कर सकते हैं। चाइना ने तो हमको बाजार समझ लिया था भारत को, इसलिए हमें इस दिशा में बढ़ना ही पड़ेगा। सर, जनजाति वनवासियों को लेकर संघ एक बड़ी मुहिम चलाता रहा है, भाजपा भी इस चीज को आगे बढ़ाती रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं धर्मांतरण के, वो थोड़ी चिंता वाले हैं। इन दिनों आदिवासियों पे फोकस भाजपा सरकार भी कर रही है, संघ भी कर रही है। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है जहां ये आंकड़े तेजी से बढ़े है। ये षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। सारे संसार को ईसाईमय कर दो, ये उनका मिशन है, मिशनरीज का। ये दूसरे विचार को, दूसरे दर्शन को, दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करने वाले मिशन है। इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? मैं चाहूँगा कि सरकार के मोर्चे पर भी इस बारे में मॉनिटरिंग बढ़नी चाहिए और इसके लिए भी कठोरता अपनानी चाहिए। जैसे लव जिहाद को लेके है, ऐसी धर्मांतरण को लेकर बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। तो शिवराज सरकार से चाहे वो मिशनरीज के द्वारा हो और चाहे इस्लामिक आतंकवाद के द्वारा या प्रलोभन के द्वारा हो, प्रलोभन के द्वारा हो, उसके बारे में तो हमें कठोर होना ही चाहिए। माने इस पर भी कोई सख्त कानून की आवश्यकता शिवराज सरकार से अपेक्षा रखते हैं? नहीं, कानून के बारे में तो देखिए सरकार, विधि विशेषज्ञ, विधि विधान, ये सब सरकार को तय करना है। मेरी अपेक्षा एक नागरिक के तौर पर और एक हिंदू के तौर पर यह है कि इस मामले में तो हमें कठोर हो जाना चाहिए। सर, पवैया जी से बात करें मीडिया और राम मंदिर की चर्चा ना हो, आप उन गिने चुने लोगों में हैं, बस चर्चा को विराम देंगे, जो अयोध्या पहुंचे थे, बाकायदा निमंत्रण भी मिला था। अब सर क्या माने कि अब राम मंदिर का मुद्दा, मतलब वो कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है, मंदिर बन गया, मंदिर बन जाएगा, या अभी जनता से जोड़ना उसका बाकी है? अब तो वहाँ कंपनी काम कर रही है, तो मंदिर निर्माण में जनता की भागीदारी कैसी है? इतने बड़े आंदोलन से निकल कर आए हैं आप, उसकी एक पहचान बने हैं। देखिए, मंदिर आंदोलन किसी राजनीतिक लक्ष्य के लिए था, ये भ्रम तो मुझे नहीं लगता देश में किसी को होगा। माफ करिए सर, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व आंदोलन का भागीदार बना तो लोगों को लगा कि शायद कोई छोटी प्राप्ति के लिए कोई आंदोलन हो रहा है। कोई भगवान के लिए पूजा स्थल बनाना है, इसके लिए भी आंदोलन नहीं था। चाचा हजार हो सकते हैं, बाप एक होता है। मंदिर हजारों हो सकते हैं देश में, लेकिन जन्मभूमि का कोई विकल्प नहीं होता है। दूसरी बात ये कि कोई विदेशी लुटेरे आते हैं, आक्रांता आते हैं और हमारे ब्रह्म, हमारे आराध्य राम जी के जन्मस्थली के मंदिर को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं। 1,76,000 हिंदुओं के रक्त में गारा बनाकर, जिन्होंने दीवारों से चिपक कर आंदोलन दिया मीर बाकी के तलवारों के सामने, वो खून का गारा हमारे मंदिर के टुकड़ों से बना हुआ ढांचा, इस देश में लोग उसको गले से लगाते घूमते थे। कोई ऐसा अभागा देश होगा जो अपनी ही पराजय की निशानी को सुरक्षित रखना चाहे? रसिया में जब भारत का पार्लियामेंट का डेलीगेशन गया नेहरू जी के काल में, तो वहाँ ग्रीक देवताओं के मंदिरों को सरकार पुनरुद्धार करा रही थी। लोगों ने कहा कि आप तो कम्युनिस्ट हैं, आप नास्तिक हैं, आपको क्या लेना देवताओं के मंदिरों से? उन्होंने कहा हाँ, हम देवताओं की पूजा करने मंदिर नहीं बना रहे। पर सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी ने हमारे देश में इन मंदिरों को खंडित किया था। हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये कहे कि हमारे पुरखों को जर्मनी ने मारा और ये उनकी विजय के निशान है हमारे दुश्मनों की, इसलिए सरकार बनवा रही है। पर हमारे यहाँ तो छाती पीट रहे थे लोग।
और इसलिए भारत के आत्मसम्मान का मंदिर है, भारत के स्वाभिमान के पुनर्उद्भव का मंदिर है। इस मंदिर को हम मात्र पूजा स्थल नहीं माने, और वो समय आ गया है कि देश में जहाँ जहाँ विजय के निशान परदेशियों के खड़े हैं, वो विधि सम्मत तरीके से धीरे धीरे समाप्त किए जाने चाहिए। देश पर कलंक है। मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि मथुरा काशी अभी बाकी है, लेकिन विधि सम्मत तरीके से। तो विधि सम्मत तरीके से ही तो राम मंदिर का समाधान निकला है। तो क्या कोर्ट से ही अपेक्षा है कि काशी और मथुरा को लेकर के, या फिर अब कैसे भी हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अब बहुत दिनों तक ये निशान भारत की धरती पर नहीं रहेंगे, और फिर वो जो दिल्ली की गद्दी पर सपूत बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन बात तो वही आ रही है सर कि अब मंदिर निर्माण में दूसरे तरीके से हो रहा है, एक ट्रस्ट बन चुका है। जनता की भागीदारी कैसे जोड़ के देखेंगे सर? आंदोलन में पुरानी पीढ़ी के कई लोग हैं। आपके सामने बहुत बड़ा अभियान जल्दी आने वाला है, जिस वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अभियान में नहीं, ये अभियान विश्व हिंदू परिषद के संयोजन में चलेगा। संघ का विचार परिवार लगेगा, देश के सामाजिक संगठन लगेंगे, वो आपके सामने रूपरेखा आ जाएगी। लेकिन रामशिला पूजन में 3.5 लाख गांवों को हमने जोड़ा था राम मंदिर आंदोलन से। इस बार मुझे लगता है कि इससे बड़ी संख्या होगी जो गांव अपना अपना योगदान देंगे। माने आर्थिक सहयोग की बात कर रहे हैं सर मंदिर निर्माण में, या भावनात्मक? जो आर्थिक तो भाव के लिए होगा, राशि जुटाने के लिए नहीं। देश के भाव उससे जुड़े रहे मंदिर से। मैंने मंदिर बनाया, ये सब आपके सामने। तो ये विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में ही होगा। विश्व हिंदू परिषद चूंकि उस क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, चंपत राय जी वाला नहीं, ट्रस्ट का भी होगा, लेकिन संगठन के नाते तो धर्म क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद काम करती है। अंतिम सवाल सर, आंदोलन का स्वरूप तो नहीं होगा? नहीं, अब किस बात का आंदोलन? आंदोलन होगा तो जागृति का आंदोलन होगा, राम भक्तों की का सहयोग करने का आंदोलन। अंतिम सवाल, जयवंत सिंह पवैया जी चुनाव जीत गए, आपकी सरकार स्थिर हुई है, क्वेश्चन राजनीतिक है। इस बीजेपी कार्यालय में बैठे हैं यहाँ के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, अभी उनकी टीम आना बाकी है। पवैया जी अपनी कोई भूमिका संगठन में देखते हैं, क्योंकि चुनाव तो अभी दूर है 3 साल? अरे मैं अपने बारे में एक पल भी नहीं सोचता हूँ, कभी सोचा भी नहीं। ये तो नैमित्तिक भाव से काम करने वाला प्राणी हूँ मैं। ये बातें सोचने की है ही नहीं जो आप पूछ रहे हैं। फिर भी अगर पार्टी सेवाएं लेना चाहे तो पवैया जी तैयार हैं संगठन को मजबूती देने के लिए? अब इस तरह के काल्पनिक प्रश्न पर वो राजनीतिक नेताओं जैसे जवाब सिरोधार्य होगा, फल होगा, बनावटी उत्तर मुझे आते नहीं है। बिल्कुल सच है। तो हम चर्चा को, हाँ, ये देखिए, हम नैमित्तिक भाव से काम करने वाले लोग हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब कहा बाण चलाओ और अर्जुन बिलखने लगे, तो उन्होंने कहा तू नहीं मारेगा तो वो तो मरने वाले हैं, उनके तो भाग्य में लिखा है। तू निमित्त बनना चाहता है क्या? मेरे लिए, मेरे द्वारा कराए जा रहे काम का तुझे निमित्त बनने का भाग्य लेना है क्या? इसलिए जिस काम का भी निमित्त संगठन बनाता है, उस काम को पूरा करना हमारा धर्म है। इससे ज़्यादा सोचना ये बहुत आत्म केंद्रित लोगों का काम है, स्वार्थ केंद्रित लोगों का काम है। मैं राजनीति में रहकर भी परमात्मा की कृपा इससे बचा हुआ हूँ, इसलिए आपको मैं कभी कुंठा में नहीं दिखता हूँगा। आपको मैं व्यक्तिगत जो अपने लिए परिक्रमा की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान जी कृपा करें। चलिए, जयभान सिंह पवैया, राम मंदिर आंदोलन का एक वो चेहरा जिस चेहरे के सामने आते ही हिंदुत्व की विचारधारा की लाइन को बीजेपी बखूबी आगे बढ़ाती रही है। पवैया जी का कहना है कि इंतजार करिए, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, लेकिन जन भागीदारी भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित की जाएगी। और जहां तक बात उन पर लगाए गए महल विरोधी होने के आरोप को है, तो वे एक सिरे से न सिर्फ खारिज करते हैं, बल्कि ज्योतिरादित्य के उनके नेतृत्व कई संभावनाएं भी वो उसमें देख रहे हैं। गुलजार अहमद के साथ राकेश अग्निहोत्री, बीजेपी दफ्तर, भोपाल।